सो वेलकम वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस को। तो ये एक वन शॉट वीडियो होगा और इस वन शॉट वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और उन्हें कवर करने के बाद ही हम सारे के सारे पॉइंट्स का एक वेरी डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे। और उस डिटेल ओवरव्यू में मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत एक्स्ट्रा से सेपरेटली ना भी करा पाऊँ तो यहाँ पर मैं आपको इन स्लाइड्स में ही उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस और ये चैप्टर है हमारे बायोलॉजी का चैप्टर 1। तो ये बायोलॉजी का हमारा चैप्टर 1 होगा। और इसी की तरह आप लोग हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर मैं बाकी बाकी चैप्टर्स के भी वन शॉट वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला हमारा चैप्टर होगा वो है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल फंक्शन दैट कीप्स ऑर्गेनिज्म अलाइव। तो यहाँ पर हाँ, तो यही हमारा सबसे पहला डिफिनेशन होगा जो है लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन। तो लाइफ प्रोसेस है क्या? तो लाइफ प्रोसेस वो एसेंशियल फंक्शन है जो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें लाइफ प्रोसेस में अगर हम इंक्लूड करें तो जैसे हो जाएगा ईटिंग। ईटिंग एक लाइफ प्रोसेस होगा। और फिर होगा हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, वो दोनों हो सकते हैं, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों इंक्लूडेड हो गए। और फिर हमारा जो लाइफ प्रोसेस में पार्ट होगा वो होगा हमारा एक्सक्रीशन और फिर आएगा हमारा रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन का जो हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने रिप्रोडक्शन इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये एग्जाम में बहुत बार आ भी सकता है कि इज़ रिप्रोडक्शन ए लाइफ प्रोसेस। तो अभी यहाँ पर हमें एक सोचने की बात यह है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना भी करे तो वो ज़िंदा तो रह सकता है, लेकिन उनका जो स्पीसीज़ है अगर सारे के सारे उस स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो वो स्पीसीज़ कभी ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन अभी हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे समझेंगे, इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर कोई जानवर रिप्रोड्यूस ना भी करें तो उस जानवर को जीने में कोई तकलीफ़ होगी नहीं। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं मानते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है एनिमल्स के जो लिव तो करते हैं और जो हेल्थी भी होते हैं, लेकिन वो कभी रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते। और उन एनिमल्स का जो नाम है वो होगा म्यूल। म्यूल एक हॉर्स और डोंकी का हाइब्रिड है। और फिर हमारा जो ऑर्गेनिज़म फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो होगा वो होगा लाइगर। लायन और टाइगर के बीच का टाइगर और लायन के बीच का एक क्रॉस है, यानी कि हाइब्रिड है। लेकिन ये दोनों ही जानवर कम्प्लीटली हेल्थी अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कहता है व्हाट अ लाइफ प्रोसेस। तो उसको मैंने आपको पहले स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए इसका डेफिनेशन वाइज इसे पढ़ लेते हैं। लाइफ प्रोसेस आर दी फंडामेंटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ एंड प्रिवेंट डैमेजेस टू देयर बॉडीज। These essential activities work continuously even when we rest or sleep to keep our bodies functioning properly। यानी कि अगर ये लाइफ प्रोसेस ऐसे फंडामेंटल फंक्शन होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हमारे एनी टाइम कंटिन्यूसली चलते रहते हैं इवन इफ़ यू रेस्ट एंड स्लीप। तो चलिए अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस की तरफ एक बार बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन लेने वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स लेने वाले प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा मिनरल्स हो गया, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे हमारे, और वाइटामिन्स, ये सारे के सारे एक न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। और फिर हमारा जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस इन विच मूविंग मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी टू वेयर दे आर नीडेड। यानी कि हमारे बॉडी के थ्रू आउट जो हमारे फूड हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, इन सब का जो सप्लाई पूरे बॉडी में होता है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारे ह्यूमंस में मेनली ब्लड से होता है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो फूड फिर हमारे सारे बॉडीली सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है, और ये प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है टू सस्टेन ए लाइफ। फिर जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। जो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ये वेरी गुड डेफिनेशन है, और हम बहुत बार रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग के साथ कन्फ्यूज़ करते हैं। सो अभी ब्रीथिंग है क्या? सो ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली दी टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये सिर्फ कुछ ही एनिमल्स में दिखा जाता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वेरी स्मॉल लेवल ऑर्गेनिजम्स में ब्रीथिंग नहीं होता है।
वो अलग तरीके से यानी कि डिफ्यूज़न से हो गया या फिर वेरियस अदर प्रोसेसेस से अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ब्रीथिंग जो है वो ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स में दिखते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। सो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ब्रीथिंग इज़ नॉट इक्वल टू रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो हम ह्यूमंस करते हैं। और हम ब्रीथ भी करते हैं, उसके बाद हम रेस्पायर करते हैं। यानी कि ये जो हमने ऑक्सीजन हमारे पास इनटेक किया, ये ऑक्सीजन यूज़ होता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। सेल के अंदर हमारे फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्लो कंबशन होता है, यानी कि उन्हें धीरे धीरे जलाया जाता है। और धीरे धीरे जलाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेस्पिरेशन इज़ ए वाइडर प्रोसेस और ब्रीथिंग उसके अंदर आता है। फिर है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इट कैन बी बोथ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, उन सब का हमें जो रिमूवल का प्रोसेस होता है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अभी एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में वेरियस वे में टेक प्लेस करता है, और इसका जो हमें डिटेल स्लाइड मिलेगा वो बाद में है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। एक्सक्रीशन हमारे सबसे पहला जो गैसियस एक्सक्रीशन है, गैसियस जो हमारा एक्सक्रीशन है वो है हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं। फिर हमारा लिक्विड हो गया, लिक्विड में भी हम एक्सेस वाटर को और फिर यूरिक एसिड को हम एक्सक्रीट करते हैं। और हमारा जो फिर आखिरी जो हम सॉलिड वेस्ट है वो भी ज़्यादातर अनडाइजेस्ट फूड एंड मेनली हमारा यूरिक एसिड जैसे ही पदार्थ और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो अभी चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो कहता है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस। जो हमारा जो अभी न्यूट्रिशन का जो हम सबसे पहला जो हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट था, उसका अब हम सब टॉपिक देखेंगे। तो जो सबसे पहला न्यूट्रिशन का सब टॉपिक है वो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स create their food using simple inorganic materials in presence of chlorophyll and sunlight. Plants convert carbon dioxide and water into glucose, storing excess energy as starch. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो ज़्यादातर हमें प्लांट्स और कुछ और एनिमल्स, यानी कि कुछ एनिमल्स में दिखता है। जो एनिमल्स वेरी रेयर है, जैसे हम कह सकते हैं कैलाइडोमोनस और वेरियस प्लैंक्टन्स होते हैं जो हमारे क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये प्लांट्स में ही दिखता है और एल्गीस में ये ज़्यादातर दिखता है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में एक प्लांट मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड, जो है मेनली ग्लूकोज। तो यहाँ पर कहा गया है ग्लूकोज, एंड उसको अगर ये जो ग्लूकोज जब एक्सेस हो जाता है उसे प्लांट्स अपने वैक्यूल्स में स्टोर कर देते हैं सेल के। और ये जो स्टोरिंग का जो फॉर्म होता है, यानी कि जो वो एनर्जी को स्टोर करने का जो फॉर्म होता है वो मेनली होता है स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट्स मेनली स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे स्लाइड की तरफ। और ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पर कहा गया है इक्वेशन में कि 6CO2 + 12H2O is give us 1 glucose molecule and 6 oxygen molecule with 6 water molecules। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन बोर्ड्स में बहुत बार पूछा भी गया है, और ये बायोलॉजी में ही और केमिस्ट्री में भी इस इक्वेशन का बैलेंसिंग बहुत बार आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो स्टोमाटा के ऊपर है, और स्टोमाटा भी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो स्टोमाटा होते क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो स्टोमाटा को समझने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पर एक स्मॉल स्लाइटली अंडरस्टैंडेबल डायग्राम बना के देता हूँ। तो ये जो लीफ होता है इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, और ये होल जो होते हैं वो ज़्यादातर गट सेल से, ऐसे 2 सेल से कवर्ड होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ट्रूली, यानी कि असली में जो पैर में होते हैं, यानी कि बड़े वाले पैरों में ये जो स्टोमाटा होता है वो ज़्यादातर डाउन साइड में होता है। और जो ये पकड़ लीजिए कि ये एक लीफ है, समझ लीजिए कि एक लीफ है और ये उसका अपर साइड है, यानी कि यहाँ से ये ज़्यादातर सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। तो हमें मोस्टली लगता है कि स्टोमाटा भी यहाँ पर ही प्रेजेंट होगा, हमें मोस्टली ये लगता है। लेकिन असल में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है वो ज़्यादातर बड़े पैरों में डाउनवर्ड्स होता है। और इसका डाउनवर्ड्स प्रेजेंट होने का एक वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न भी है, और वो है कि ज़्यादातर जब रेन होता है, यानी कि बरसात के वक्तों में
ये जो लीफ है ये क्लॉग हो जा सकता है, यानी कि लीफ में ऑक्सीजन आने का जो पोर है ये लॉक हो सकता है, इसलिए वो पेड़ मर सकता है। इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि अगर डाउनवर्ड में होगा स्टोमाटा प्रेजेंट तो एयर फ्लो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार अभी स्टोमाटा के डेफिनेशन से चलते हैं। स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन लीफ सरफेस दैट प्ले क्रूशियल रोल इन प्लांट सर्वाइवल। These microscopic openings facilitate massive exchange of carbon dioxide and oxygen required for photosynthesis and respiration. They also regulate water loss through a process called transpiration. तो यहाँ पर कहा गया है कि स्टोमाटा मेनली गैसेस एक्सचेंज में काम आता है और ये वाटर लॉस को भी रिड्यूस करता है थ्रू दी प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल गार्ड सेल। दिस व्हेन these cells swell due to water influx, they create an opening in the pore. When they lose water and shrink, the pores close, हेल्पिंग द प्लांट टू कंजर्व वाटर ड्यूरिंग द ड्राई कंडीशन। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है ये पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेनली कहा यह गया है कि देखिए कि मोस्टली जहाँ पर स्टोमाटा होते हैं, यानी कि ये स्टोमाटा है आप लोग समझ लीजिए, और यहाँ पर ये दो गार्ड सेल होते हैं। ये गार्ड सेल होते हैं किडनी शेप्ड सेल्स, किडनी शेप्ड सेल होते हैं ये दोनों तरफ, और यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट है स्टोमाटा का होल। तो यहाँ से ज़्यादातर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ से एयर इनटेक हो सकता है तो जब बहुत ड्राई सीजन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट होती है एयर में और एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट का वाटर लॉस हो सकता है और उससे पेड़ों को बहुत ज़्यादा कठिनाई आ सकती है और उससे पेड़ मर भी सकते हैं। और उसी को रोकने के लिए यहाँ पर एक स्मार्ट मैकेनिज़्म का यूज़ करता है कि जहाँ पर अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा वाटर कंटेंट है एयर में, यानी कि एयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ये मोस्टली रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है और उस सीज़न में जहाँ पर आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि पेड़ को अपने पर्याप्त अमाउंट में पानी मिल रहा होता है। तो तब क्या होता है, ये जो गार्ड सेल है ये दोनों स्वेल कर जाता है, यानी कि गार्ड सेल में ये गार्ड सेल है, इसमें वाटर अंदर चला जाता है जब एटमॉस्फेयर में वाटर ज़्यादा होता है। इस वाटर के अंदर चले जाने से ये दोनों गार्ड सेल जो है, ये दोनों गार्ड सेल स्टोमाटा के होल को ओपन कर देते हैं, और जब भी अगर एयर में मॉइस्चर बहुत कम है, यानी कि ड्राई सीजन है, तो ये दोनों गार्ड सेल अपना श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होने के बाद ये दोनों वाटर लॉस कर देते हैं, और अपना वाटर लॉस करने के बाद ये स्टोमाटा के होल को क्लोज़ कर देते हैं। और स्टोमाटा के होल को क्लोज़ करने के बाद अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो वाटर लॉस का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टोमाटा के गार्ड सेल जो है वो वाटर लॉस को भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब स्वेल होता है, यानी कि पानी जब अंदर चले जाता है तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और जब पानी बाहर आ जाता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे स्लाइड की तरफ। तो थोड़ी देर रुकिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अनलाइक autotrophic nutrition organism depend on other organism for their food. They cannot synthesize their own food nutrients from inorganic materials and must consume organic matter. यानी कि ये जो हमारे न्यूट्रिशन का जो फॉर्म है, इस न्यूट्रिशन के फॉर्म में ये एनिमल्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं हमारे फूड के लिए। यानी कि प्लांट जिस तरीके से अपने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और वाटर से अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन उसके अपोजिट हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है यानी कि है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का वो क्या है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जहाँ पर 5 स्टेप में हमारे फूड को प्रोसेस किया जाता है। जो सबसे पहला है वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन सभी का मैं थोड़ी देर में डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरीके से एक काव अगर ग्रास खा रहा है तो वो भी इन सारे प्रोसेस से ही उस फूड को डाइजेस्ट करेगा। और जो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये फाउंड किया जाता है ह्यूमंस में। इट कैन बी फाउंड इन ह्यूमंस एंड देन इट कैन बी फाउंड इन मोस्ट ऑफ द अदर बिग एनिमल्स लाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ।
द फूड टेक एंड ब्रेक डाउन इंटरली। तो ये जहाँ पर इस होलोजिक न्यूट्रिशन में फूड को इंटरली ही यानी कि बॉडी के अंदर लिया जाता है, बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट किया जाता है, और जो न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्व होता है। जो हमारा दूसरा पार्ट है यानी कि दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो है सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन यानी कि वो न्यूट्रिशन जो हम मोस्टली फंगस में देखते हैं, यानी कि मशरूम हो गया, और अगर मोल्डी टाइप फंगस यानी कि भीगे हुए लकड़ी पर भी हमने देखा होगा, तो उस सब में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन ही यूज़ करता है। तो दिस इज़ कॉमन इन फंगाई एंड डिकम्पोजर्स सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सटर्नली। यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली फंगस और मशरूम्स, ये क्या करते हैं, अपने जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्सटर्नली एक्सक्रीट करते हैं। यानी कि अगर पकड़ लीजिए ये एक फूड है, तो इस पे इस डिकम्पोजर और फंगाई अपना डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ करके इस फूड को बाहर ही यानी कि एक्सटर्नली ही प्रोसेस कर लेंगे, अपने बॉडी के अंदर लेने के आगे ही ये फूड को प्रोसेस कर चुके होंगे, और ये जो प्रोसेस फूड होता है उसे वो लोग फिर से इंटेक कर लेते हैं। यानी कि ये जो हमारा डाइजेशन का जो पार्ट है वो बाहर ही कर लेते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। और ये जो एब्जॉर्प्शन ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो जाए, न्यूट्रिशियंस जो ब्रेक डाउन हो गए हैं उसको ये ऑर्गेनिजम्स बाहर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है क्या? तो पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक अलग ऑर्गेनिज्म पर रहकर उसे बिना मारे उससे फूड लेता है। यानी कि कह सकते हैं कसकटा का जो प्लांट होता है, ये एक येलो कलर का बेल टाइप का पेड़ होता है जिसे हम हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं। ये पेड़ में लगता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए ये एक बड़ा सा पेड़ है, यहाँ पर अमर बेल होगा। ये मोस्टली येलो कलर का होता है, और ये जो अमर बेल है ये इस पेड़ को बिना मारे इससे फूड लेता है। और ये जो ये फूड ले रहा है अमर बेल यानी कि कसकता, उससे अपने होस्ट को ये हार्म भी कर रहा है। तो और जो हमारा पैरासाइट का एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है टेपवर्म, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर भी होता है। और फिर होता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ लीचेस और मस्कीटो को हम पैरासाइट नहीं कह सकते क्योंकि मस्कीटो मोस्टली होस्ट पर रहता नहीं है, लेकिन लीचेस को हम कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम समय तक एक होस्ट पर रह सकता है, यानी कि उससे खून सूख सकता है और ये होस्ट को वीक कर सकता है, चाहे वो अपने होस्ट को सीधा मार ही क्यों ना डाले। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अगर हमने अभी इंजेक्शन का होलोजोइक न्यूट्रिशन को, अब यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन को। तो चलिए, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो पहला जो पार्ट है यानी कि इंजेक्शन होता है हमारे माउथ से। तो यहाँ पर हम डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे और उनका जो सिक्रेशन है वो भी स्टडी करेंगे, यानी कि ये स्लाइड होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोस्टली इस चैप्टर में क्वेश्चन इसी पोर्शन से बनेगा। तो सबसे पहला जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन है वो है माउथ। तो माउथ में कौन सा एंजाइम होता है? तो माउथ सीक्रेट करता है सेलाइवरी अमाइलिस, यानी कि हमारी थूक में होता है सेलाइवरी अमाइलिस। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो फूड में से स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर, यानी कि हमारे डाइजेशन जो है वो शुरू से ही मुंह में स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर डिड द डाइजेशन ऑफ फूड बिगेंस इन ए ह्यूमन बींग। सो उसका जो आंसर होगा वो होगा माउथ इटसेल्फ। सो माउथ में ही हमारा जो ह्यूमन का डाइजेशन हो जाता है, फूड का डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि आप अगर ब्रेड खाए हो, यानी कि जो ब्रेड पहले जो हमें मीठा नहीं लगता था, और इसके अगर ब्रेड यूज़ नहीं कर सकते तो आप लोग राइस या फिर चपाती भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोटी को अच्छी तरीके से च्यू करके अपने मुंह में थोड़ी देर तक रखें तो उसका जो पहले का जो टेस्ट है वो बदल कर थोड़ा स्वीट टेस्ट आ जाएगा, यानी कि उसका जो स्टार्च है वो अभी शुगर में ब्रेक डाउन हो चुका है। तो इसका जो काम है वो है कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुगर में, और इस शुगर का जो नाम होता है वो होता है माल्टोस। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप लोग देख सकते हैं, उस शुगर का नाम होता है माल्टोस, TOS, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑर्गन की तरफ। जो हमारा दूसरा ऑर्गन है वो है स्टोमक, यानी कि पेट। तो पेट क्या करता है? तो पेट में हमारे 3 एंजाइम रिलीज होता है, वो है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो HCl का जो काम है वो है पेप्सिन के लिए एक एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट करना, और हमारे जो फूड के साथ बैक्टीरिया और वायरसेस जो एंटर हुए हैं उन्हें
किल करने का काम HCl करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और पेप्सिन का जो काम होता है, पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि पेप्सिन मेनली प्रोटीन के डाइजेशन पर सहायता करता है। और जो म्यूकस होता है वो हमारे पेट के जो लाइनिंग होते हैं, यानी कि हमारा एसिड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो हमारे खुद के पेट को ना डाइजेस्ट कर ले, उसके लिए सेफगार्ड होता है म्यूकस, यानी कि म्यूकस हमारे पेट के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिड से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जो दूसरा ऑर्गन है। जो दूसरा ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो यहाँ पर हमें सिक्रेशन जो मिलता है वो मेनली सिक्रेशन होता है हमारे इंटेस्टाइनल का सिक्रेशन होता है थोड़ा सा, इंटेस्टाइनल जूस। और जो मेनली सिक्रेशन होता है वो होता है बाइल जो आता है लीवर से, और पेनक्रियाटिक जूसेस जो आता है ऑब्वियसली पेनक्रियास से। तो यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक जूसेस है, यहाँ का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर अभी आपको लिख देता हूँ। जो पेनक्रियाटिक जूसेस का जो नाम है वो होगा, तो अभी यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक जूसेस होता है वो पेनक्रियाटिक जूसेस अगर हम नेमली कहें तो वो होता है ट्रिप्सिन, TRYPSIN ट्रिप्सिन। फिर होता है हमारा लाइपेस, और फिर जो हमारा जूस होता है वो होता है हमारा एमाइलेस। तो ये तीनों ही अपने डिफरेंट वर्क करते हैं, यानी कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। फिर हमारा जो लाइपेस है ये फैट के डाइजेशन में काम आता है, और जो एमाइलेस है वो स्टार्च के डाइजेशन में काम आता है। यानी कि ये तीन जो हमारे रिलीज़ करते हैं हमारा पेनक्रियास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइपेस, ट्रिप्सिन और एमाइलेस। और फिर हमारा जो रिलीज होता है वो होता है बाइल, और बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस भी हमारे फैटी एसिड्स और ग्लाइसेरॉल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि फ़ैट को ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल में। तो अभी चलते हैं हम हमारे दूसरे ऑर्गन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो अभी एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि विलाई, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, और ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ है इन्हें कहते हैं हम विलाई। तो विलाई का जो मेन फंक्शनिंग जो होता है वो होता है हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, यानी कि अगर यहाँ पर पकड़ ले कि यहाँ पर फूड है तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये फूड सिर्फ इसी लाइनिंग को टच करता है, यानी कि अगर ये लाइन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का तो यहाँ पर फूड सिर्फ इसी लाइन पर टच कर पाता। अब जब यहाँ पर विलाई है यानी कि बहुत सारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो चुका है, इसलिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन को भी ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी लिख दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, दिस आर ड्रामेटिकली इंक्रीज दिस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ensuring efficient uptake of undigested food from the bloodstream, यानी कि यहाँ पर जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो अभी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो विलाई है वहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स कॉइल्ड होते हैं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पर ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये सीधा ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाता है और फिर दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो अभी चलिए हम बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन अनलॉकिंग एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी व्हिच इज stored as ATP adenosine triphosphate, the universal energy currency for all cell. This energy powers all the cellular activity. तो अभी रेस्पिरेशन है क्या? तो रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है जिसको मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा सा। अब समझ लीजिए कि एक सेल है, तो सेल में यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फूड प्रेजेंट है। तो इस फूड को अभी इस फूड से हमें एनर्जी पाने के लिए इस फूड को सबसे पहले हमें बर्न करना होगा। इस फूड को हम बर्न करेंगे, यानी कि हाँ लिटरल बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमें ट्रांसफ़र करेगा ब्लड स्ट्रीम के सहायता से। तो इस ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तो ये जो हमारा फूड मॉलिक्यूल है ये बर्न होगा, और जैसे हमें पता है कि जब हम आग लगाते हैं तो उस आग से हमारे तो यहाँ पर हम सबसे पहले अभी यहाँ पर चलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे हम आग लगाते हैं तो जहाँ हीट रिलीज़ होता है उसी तरीके से जब हम फूड को कंबस्ट करेंगे, कंबशन के जरिए सहायता से हम इस फूड से भी हमारा एनर्जी रिलीज़ होगा, और वो एनर्जी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। तो अभी जो सबसे पहले जो रेस्पिरेशन का टाइप है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और फिर है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करा जाता है। और फिर है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में, यानी कि हमारे मसल में जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन लैक करने लगता है, तो जिस तरीके से हमारे
रेस्पिरेशन का जो फॉर्म है वो होगा। और चलिए सबसे पहला जो हमारा रेस्पिरेशन है यानी कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन। इन साइटोप्लाज्म 6 कार्बन ग्लूकोज स्प्लिट इनटू 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल रिलीजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। में यहाँ पर एक बार आपको नोटिस करनी होगी कि यहाँ पर आप ये देखिए इन तीनों ही प्रोसेस में सबसे पहला जो हमारा फूड होगा वो होगा हमारा ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 C6H12O6। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे पायरूवेट में। यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन का मॉलिक्यूल है वो है 6 मॉलिक्यूल, एक 6 मॉलिक्यूल कार्बन है, और इसे आप ब्रेक डाउन करेंगे पायरूवेट में। पायरूवेटिक एसिड यानी कि पायरूवेट एसिड में इन तीनों ही प्रोसेस में सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन होगा पायरूवेट में। और पायरूवेट है हमारा एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट होगा। और फिर ये पायरूवेट होगा हमारे 3 तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, यानी कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि कह लीजिए कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से प्रेजेंट है यानी कि हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में भी, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये लोकेशन होगा, यानी कि ये जो पायरूवेट प्रोड्यूस होता है ये पायरूवेट प्रोड्यूस होता है साइटोप्लाज्म में। और अगर इस साइटोप्लाज्म में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो ब्रेक डाउन होगा यानी कि रेस्पिरेशन होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो है एक ईस्ट, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक फंगाई। अगर ईस्ट प्रेजेंट है और ईस्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो जब रेस्पिरेशन करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमारे मसल में, यानी कि इसको मैं आपको एक बार सेपरेटली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं या रनिंग करते हैं तो जो होता है हमारे मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है और मसल क्रैम्प आ जाता है। और जो मसल क्रैम्प आता है उसका जो रीज़न होता है वो ये है कि मसल में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है दौड़ते वक्त, और जब उस मसल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑक्सीजन के लैक के वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है। और अगर इस एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमारे मसल सेल को एनर्जी थोड़ा सा मिल भी जाता है, लेकिन उस एनारोबिक रेस्पिरेशन को मिलने के लिए साथ ही में प्रोड्यूस होता है हमारा लैक्टिक एसिड। और जो हमारे मसल में क्रैम्प आता है उसका जो मेन रीज़न है वो है लैक्टिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और अभी इन तीनों ही टाइप में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि सबसे जो इफ़िशिएंट है रेस्पिरेशन का फॉर्म वो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, और ये बहुत हाईली एफिशिएंट होता है। और जो ये प्रोड्यूस करता है 38 ATP मॉलिक्यूल्स को। और इन दोनों ही में जो प्रोड्यूस होता है ATP मॉलिक्यूल यानी कि एनर्जी करेंसी वो होता है जस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स। और एक बार बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आया था कि अगर आपके मसल में क्रैम्प आ चुका है तो उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा मसाज। क्यों मसाज? क्योंकि मसाज से हम हमारे मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ होगा, तो हमारा जो क्रैम्प होगा वो हो जाएगा हमारा रिड्यूस। तो यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे स्लाइड की तरफ। जो हमारा दूसरा स्लाइड है वो है रेस्पिरेशन सिस्टम के ऊपर, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम तो यहाँ पर हमें दिया गया है। तो एयर यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो एयर एंटर होता है हमारे बॉडी में तो वो होता है थ्रू नॉस्ट्रिल्स, और इसे फ़िल्टर किया जाता है टाइनी हेयर के ज़रिए से, यानी कि हमारे नॉस्ट्रिल्स में, ये अगर हम हमारा नॉस्ट्रिल मान लें, हमारा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, तो यहाँ पर ये हेयर प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रिल्स में। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे नाक के अंदर हेयर प्रेजेंट होता है, और ये हेयर ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होता, इसका काम होता है, ये हेयर क्या करते हैं, ये हेयर हमारे बॉडी में जो डस्ट पार्टिकल एंटर होते हैं उसे रोकता है, उसे फ़िल्टर करके हमारे बॉडी के अंदर ले जाता है। और फिर हमारा जो ऑर्गन है वो है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, और ये विंड पाइप ही मेनली हमारे बॉडी को ऑक्सीजन पहुँचाता है, यानी कि ये है हमारा ट्रैकिया। अभी ट्रैकिया में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ट्रैकिया होता है वहाँ पर कार्टिलेजियस ऐसे रिंग होते हैं,
ये कंप्लीट रिंग नहीं होते। मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये थोड़ा सा सी शेप का होता है, अल्फ़ाबेटिक लेटर सी के जैसा होता है, ये कंप्लीट राउंड नहीं होता। और ये जो सी शेप का जो ये होता है, इसे ये इसलिए होता है हमारे ट्रैकिया में, ताकि हमारा जो ट्रैकिया है वो ऐसे कोलैप्स ना कर जाए। यानी कि अगर हम देखें तो ट्रैकिया नॉर्मली हमारा ऐसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल शेप, लेकिन अगर ये किसी तरीके से अपना बैलेंस खो बैठे और अगर वहाँ पर कहीं कोलैप्स हो जाता है तो यहाँ पर हमारा एयर फ्लो जो है, हमारा जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा एयर का। सो फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, और ये अगर हो गया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है ऐसे रिंग जो हमारे एयर विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं। फिर होता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई होते हैं ये दोनों, ब्रोंकाई होते हैं वो दोनों पाइप कह सकते हैं, जो ब्रांचेस है जो हमारे लंग्स में एंटर करते हैं। फिर होता है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ऐसे ट्यूब जो यहाँ पर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, वैसे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रोंकाई सिर्फ 2 होते हैं और ब्रोंक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अभी एल्वियोलाई क्या है, तो एल्वियोलाई हम कह सकते हैं जहाँ पर एंड में जाकर यहाँ से ब्रोंक्यूल से ऐसे सैक में डिवाइड हो जाता है हमारा लंग्स के ब्रोंक्यूल्स, और इस सैक यानी कि एयर के सैक में इन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। और जो हमारा मेन लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो है एल्वियोलाई। यहाँ पर ही हमारे बॉडी का जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्लेस करता है। यानी कि यहाँ पर एल्वियोलाई ऐसे ये होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये हाईली वस्कुलर होते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे ब्लड के नर्व्स ऐसे लिपटे हुए होते हैं। और अगर जब यहाँ पर डिफ्यूजन के जैसे, यानी कि हम जो एयर एंटर लेते हैं, यानी कि हम जो एयर इनहेल करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है हमारे वो ब्लड वेसल में एंटर कर जाता है। और जब हम ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर जो हमारे ब्लड वेसल्स में ज़्यादातर ब्लड होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल से बाहर हो जाता है और हम इसे एक्सहेल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन दिया भी गया है, एल्वियोलाई are balloon-like structure that provide enormous surface for gaseous exchange. They surrounded by extensive network of blood vessels, allowing efficient transport of oxygen into the blood and carbon dioxide out. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यानी कि अगर हमने ब्लड यानी कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर ले लिया, अभी उस ऑक्सीजन को हमें हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो वही होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अभी ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हमारे हार्ट को। तो यहाँ पर हार्ट का एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया गया है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हार्ट इज़ ए रिमार्केबल 4 चैम्बर्ड पम्प। यानी कि हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं 4 चैम्बर, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ऐसे हम कह सकते हैं 4 चैम्बर हार्ट होता है। कॉन्सिस्टिंग ऑफ 2 आर्टरी अपर चैम्बर, यानी कि ये दोनों जो 1 और 3 हैं, 1 और 3 जो है हमारे, ये है दोनों आर्टरी, यानी कि अपर के ये दोनों चैम्बर। एंड दी 2 लोअर चैम्बर जो है हमारे 2 और 4, यानी कि ये दोनों हैं हमारे वेंट्रिकल, ये दोनों लोअर चैम्बर हैं। दे एनेबल्स डबल सर्कुलेशन, ब्लड पासेस थ्रू दी हार्ट ट्वाइस इन ए कॉम्प्लीट सर्कल। तो अभी हमें डबल सर्कुलेशन को समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर एक हार्ट का सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर